नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 4 और 5 दिसंबर को 3 शिफ्ट में 890 पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसमें वीडियो वीपीडीओ के बहुत सारे पद हैं, इसके अलावा अन्य पद भी थे इसमें। तो तब से काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या रहेगी, किस तरह के मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, इसके बारे में जितने भी आपके डाउट है दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे और फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे वीडियो वीपीडीओ की। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और अगर काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने CSAT की एक स्पेशल सीरीज भी चला दी है, जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम लाइक UKPCS, RO, AR और अन्य सभी एग्जाम में भी वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है? दोस्तों जितनी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं लाइक यूके ट्रिपल एससी या फिर UKPSC या फिर UPSC, देखिए जो सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं इस प्रोसेस को अपनाती है अगर एक ही एग्जाम को अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग पेपर के माध्यम से करवाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों करवाया जाता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो अलग अलग एग्जाम यानी कि जो अलग अलग पेपर करवाए गए हैं इनकी कठिनता का जो स्तर है उसमें भिन्नता हो। तो जो एग्जाम में दोस्तों अभ्यर्थियों के मार्क्स इनको प्राप्त होते हैं, तो इसमें एक रूपता समरूपता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। SSC हो चाहे UKPSC हो या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जब एक ही एग्जाम के अलग अलग पालियों में अलग अलग पेपर करवाता है तो उस समय पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न पत्रों की कठिनता का स्तर एक समान हो। ठीक है, तो चूंकि जो अभ्यर्थी जो मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उनमें एक रूपता और एक समानता लानी है, तो इसलिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। आज हम दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, जिसको एक बच्चा बच्चा भी जान लेगा। फिर इसके बाद में आपको जो इसका फॉर्मूला होता है उसके बारे में बताऊंगा, और फिर उस प्रोसेस से भी नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, और फिर इसके बाद यूके ट्रिपल एससी के वीडियो वीपीडीओ की क्या कट ऑफ होती है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जब एग्जाम करवाया गया था वीडियो वीपीडीओ का, वो 3 शिफ्ट में आयोजित इसका करवाया गया। ठीक है, मान लेते हैं ये है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। ठीक हो गया, 4 और 5 दिसंबर को ये एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, अब मान लेते हैं इनको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मार्क्स दिया था, हम मानते हैं 5-5 कैंडिडेट्स के द्वारा ये एग्जाम दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स के द्वारा एग्जाम दिया गया अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो मान लेते हैं शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा इजी आया। ठीक है, इजी पेपर आया तो चलो 100 में से हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर था। तो जो शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 के लोगों ने भाई इस तरह से मार्क्स प्राप्त किए। मान लेते हैं इसके आए 65, इसके आए 66, 67, 68, 69 मान लेते हैं। ठीक है भाई, जो शिफ्ट 1 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसमें जो 5 कैंडिडेट थे उनके मार्क्स इतने थे। ठीक है, अब शिफ्ट 2 का पेपर आया। शिफ्ट 2 का पेपर मान लेते हैं थोड़ा सा अच्छे और मॉडरेट लेवल का आ गया, तो उसमें कैंडिडेट्स के और ज्यादा मार्क्स आ गए। देख लिए, मान लीजिए इसके मार्क्स आए 68, 69, 70, 71 और 72। समझ रहे हैं ना आप? बस आप ये समझ लीजिए कि कैंडिडेट्स के मार्क्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। 5, एक शिफ्ट में 5 कैंडिडेट, अगले शिफ्ट में 5 कैंडिडेट, अगले शिफ्ट में 5 कैंडिडेट, इस तरह के मार्क्स इनके प्राप्त किए गए। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि भाई जो शिफ्ट 3 का पेपर है, मान लेते हैं बहुत भाई हार्ड आ गया पेपर, जैसे कि अभी हुआ, अभी लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चलेगा कि वो हार्ड है या नहीं है, ये तो डिसाइड होता है आंकड़ों से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं शिफ्ट 3 का पेपर मान लेते हैं थोड़ा सा हार्ड आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि भाई बच्चों के बहुत कम कम मार्क्स आए। मान लेते हैं कितने कितने आए, जैसे 58, 59, 60, 61, 62।
ठीक हो गया। इस तरह के दोस्तों आपके मार्क्स आए। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो शिफ्ट 1 है इसके कैंडिडेट्स का मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, इसके एवरेज मार्क्स मुझे दोस्तों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 6 शिफ्ट 1 के। ठीक है, तो भाई जो शिफ्ट 1 है इसके एवरेज मार्क्स आएंगे 67। ठीक हो गया। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो शिफ्ट 1 के एवरेज मार्क्स आएंगे यानी कि जो इसके मीन मार्क्स आएंगे दोस्तों, ठीक है, जो इसका औसत आएगा वो आएगा 67। ठीक हो गया। अब देखिए जो शिफ्ट 2 है, अब शिफ्ट 2 के भी दोस्तों आप क्या निकालेंगे, एवरेज मार्क्स निकालेंगे। तो इसके जो एवरेज मार्क्स आएंगे दोस्तों वो कितने आएंगे, 70। ठीक हो गया। शिफ्ट 2 के भी आपने एवरेज निकाल लिए। अब आप देखेंगे शिफ्ट 3 के एवरेज मार्क्स हैं कितने, 60। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपके आ गए एवरेज मार्क्स। आपने देखा भाई जो पहली शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, वो आ रहे हैं 67। जो शिफ्ट 2 है उसका लेवल लगता है काफ़ी इजी था, तो उसमें 70 मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। जबकि शिफ्ट 3 का पेपर थोड़ा सा लग रहा है कि भाई टफ हो गया, तो उसमें हर बच्चे के द्वारा एवरेज जो मार्क्स है वो 60 प्राप्त किए जा रहे हैं। अब दोस्तों क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के मार्क्स को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर एवरेज मार्क्स देखिए 70 और 67, इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो अगर इसमें 3 मार्क्स का डिफरेंस है तो आपने कुछ नहीं करना है, हर कैंडिडेट में, जो शिफ्ट 1 के हर कैंडिडेट में 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। देखिए इन सबको आप क्या कर दीजिए, 3 मार्क्स इनमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो शिफ्ट 2 के एवरेज मार्क्स है वो 70 है, जबकि शिफ्ट 1 के एवरेज मार्क्स है 67। तो शिफ्ट 1 के हर कैंडिडेट को 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये देखिए आपके 3 + 3 + 3 सबके ऐड हो गए। तो इसका मतलब क्या है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मार्क्स नॉर्मलाइज हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, इतना इजी आपको मेथड सिंपली आपको कोई भी नहीं समझाएगा। आप देख लीजिए कि कितना सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, अब इन दोनों के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के नॉर्मलाइज हो गए मार्क्स, इनके इक्वल हो गए। अब आप देखिए यहां पर कि भाई जो शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 या फिर शिफ्ट 1, क्योंकि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के तो नॉर्मलाइज हो चुके हैं मार्क्स। अब इन दोनों में से आप देख लीजिए कि इनके बीच का कितना डिफरेंस है। इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर इनके बीच का जो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, और आप देख सकते हैं कि भाई जो शिफ्ट 3 वाले हैं उनके मार्क्स कम है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसमें 10-10 मार्क्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये ठीक हो गया। ये ठीक, तो देखिए जो यहां पर 62 वाला बंदा था वो 72 बन जाएगा, 61 वाला बंदा था वो 71 बन जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा कि भाई अब बहुत सारे कैंडिडेट के जब मार्क्स होंगे उनको निकाला जाएगा, तो होगा क्या कि भाई जो पहली शिफ्ट के एवरेज हैं उनको निकाला जाएगा, फिर जो ऐसे ही सेकंड शिफ्ट के एवरेज हैं, और फिर इसमें दोस्तों क्या देखा जाएगा, ये आपके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के कुल मिला के कितने कैंडिडेट हो गए, 15। अब आपके पास जितनी पोस्ट होंगे, मान लेते हैं आपके पास 4 पोस्टें थी, तो अब जो तीनों शिफ्ट हो गई, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कुल मिला के कितनी थी पोस्ट थी, 4 पोस्ट थी, तो भाई जो 15 में से जो टॉप 4 होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि अभी आपने क्या किया भाई, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया ना, तो अब आपने जब इसको नॉर्मलाइज कर दिया है तो उसके बाद जो टॉप 4 के बंदे होंगे उनको क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके नियम और कानून अब इसमें यूज होते हैं, जैसे कि अब हमारे पास भाई वीडियो वीपीडीओ के टोटल जो आपकी पोस्ट है वो कितनी है दोस्तों, वो है 890। ठीक है, अब 890 कैंडिडेट्स को जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी तो उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से भरा जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जब इसको नॉर्मलाइज हो गए मार्क्स, अब फिर जो आपको पता है कि भाई जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, पहले आपके जनरल वाले भरे जाएंगे, फिर उसके बाद महिलाएं, फिर उस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं भर्ती करने के। ठीक है, तो वही नियम इसमें लागू हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये तो हो गई दोस्तों जो मैंने आपको बताया खां का जो एवरेज वाला होता है। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा फॉर्मूला जो कि एक्चुअल में यूज होता है, लेकिन वो होता यही है। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको स्टैटिस्टिकली ज़्यादा बेटर एनालाइज करते हैं, तब जाके वो फॉर्मूला निकल कर आता है और आपके फिर जाके आपको पता लगता है कि आपके नॉर्मल मार्क्स कितने हैं। लेकिन जो प्रोसेस है दोस्तों वो यही है, जो सबसे ईजिएस्ट वे में आप समझ सकते हैं वो यही प्रोसेस होती है। अब दोस्तों
हमारे सामने फॉर्मूला है जो कि आयोग के द्वारा यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के तौर पे। यूके ट्रिपल एस सी इसी फॉर्मूले का प्रयोग करता है। देखिए फॉर्मूला देखने में तो बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये उतना टिपिकल है नहीं। मैं आपको बस इसको समझा देता हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखिए ये है, ये जो एम आई जे दिख रहा है ना, ये दोस्तों आपने जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसको बताता है। ठीक है, ये जो है, ये जो सिंबल है दोस्तों, ये बताता है कि आपने एक्चुअल में कितना स्कोर किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेता हूं। देखिए ए बार मान लेता हूं। ठीक है, ए बार। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको मैं सिंपल सिंपल से सिंबल दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं वाई। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है, अपॉन, ऐसे ही मैं इसको मान लेता हूं यू, इसको मैं मान लेता हूं वी। ठीक है, यू वी, और फिर मैं इसको मान लेता हूं दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूं एम आई जे है, एम आई जे को मैं मान लेता हूं ए, माइनस इसको मैं मान लेता हूं वी, और प्लस में इसको मान लेता हूं एक्स। ठीक हो गया। बस देखिए, इसको मैंने एक्स माना है, इसको मैंने वी मान लिया। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं ये मतलब क्या है इनका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि y क्या है। ठीक है, ये मतलब आपको सिंबल समझ में आ नहीं रहा होगा, तो बस मैंने आपको बता दी कि जो y क्या है। y का मतलब दोस्तों ये है कि आपके जितने भी शिफ्ट के कैंडिडेट थे, ठीक है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे उनके जो टॉप 0.1% कैंडिडेट हैं, यानी कि 0.1% कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स का एवरेज। ठीक है भाई, जो आपके सारी शिफ्ट, मतलब आपका मतलब है कि मतलब जो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ ना, तो 3 शिफ्ट के जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनके, उनमें से जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उनका 0.1% निकालेंगे, यानी कि कितना आएगा 1/1000। ठीक है, 1/1000 उनका एवरेज मार्क्स निकालिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब ये है कि भाई जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए उनका एवरेज, और साथ में इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी जुड़ता है। ठीक है, अब ज़्यादा आप टेक्निकल पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो भाई आपको बस ये समझना है कि भाई जितने आपके कैंडिडेट थे, वाई का मतलब है कि भाई आपके जितने कैंडिडेट थे उसमें जो टॉप के बच्चे हैं, जिन्होंने टॉप का स्कोर किया, उसमें से भी 0.1% बच्चों को लिया जाएगा, उनका एवरेज निकाला जाएगा, वो मार्क्स होंगे आपके वाई। माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा कि भाई जितने सारे बच्चे, जैसे माना 1 लाख अभ्यर्थियों ने अभी एग्जाम दिया, उन सबके मार्क्स का एवरेज हो जाएगा एक्स। ठीक हो गया, बट्टे अब देखिए यू का मतलब क्या है। यू का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपकी शिफ्ट थी ना, जैसे मान लेते हैं आप शिफ्ट 2 से आते हैं, तो आपकी शिफ्ट के जो टॉप के बच्चे हैं उनका 0.1%, ठीक हो गया, उसका एवरेज। ठीक हो गया, माइनस वी का मतलब क्या है दोस्तों, वी का मतलब ये है कि जो आपकी शिफ्ट के फिर जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये, इसको आप अगर समझ गए तो बस यहीं पर ही आपका मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब ये फॉर्मूला आपका खत्म हो गया। ठीक है, और फिर ए का मतलब है कि जो आपने एक्चुअल में मार्क्स प्राप्त किए, और वी का मतलब तो यही है जो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी जो शिफ्ट है उसमें जो बच्चों ने एवरेज मीन मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, ये एवरेज जितने जो आपकी शिफ्ट में जो बच्चों ने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, और प्लस एक्स, एक्स तो मैंने आपको बता ही दिया। एक्स का मतलब है जो सारे बच्चे हैं, जो सारे शिफ्ट के बच्चे हैं, उनका आपका एवरेज। ठीक है, उनके मार्क्स का एवरेज, ये आपका क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। आप देखिए फॉर्मूला कितना ईजी है याद करना। देखिए ए का मतलब हो गया, ए बार का मतलब हो गया कि भाई आपको जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स पता लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.1% जो टॉप के बच्चे हैं उनके मार्क्स का एवरेज। ठीक है, सारी शिफ्ट के, माइनस फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों कि भाई आपके जो सारी शिफ्ट हैं, सारी शिफ्ट के मार्क्स का एवरेज, सारी शिफ्ट के मार्क्स का एवरेज डिवाइडेड बाय फिर आपके शिफ्ट के जो टॉप के बच्चे हैं, यानी कि आपकी अगर दूसरी शिफ्ट है उनका 0.1% का एवरेज। ठीक है, यानी कि 1/1000 बच्चों का एवरेज, माइनस आपकी शिफ्ट के सारे बच्चों का एवरेज, आपकी शिफ्ट के सारे बच्चों का एवरेज, यानी कि जितने आपकी शिफ्ट अगर सेकंड है तो सेकंड के जितने भी बच्चे हैं, माना आपकी सेकंड शिफ्ट में मान लेते हैं 45,000 बच्चे थे, या चलिए 40,000 बच्चे थे, तो 40,000 बच्चों का एवरेज। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक, अब इसके बाद
यानी कि आपके एक्चुअल मार्क्स आपने कितने प्राप्त किए, ठीक है, और फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा भाई आपका यही वी वाला, यानी कि आपकी शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं उन सबका एवरेज, और प्लस टोटल बच्चों का एवरेज यानी कि जो एक्स है। ठीक, इस फॉर्मूले की मदद से आपको दोस्तों आप दोस्तों इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आप का स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि आपने स्कोर, मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में थे आप, ठीक है, और या फिर आप चलिए मान लेते हैं आप सेकंड शिफ्ट में थे और आपका जो स्कोर है वो है 68। ठीक है, 68 है। और मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और उसमें ले जाते हैं। मान लेते हैं आप थर्ड शिफ्ट के बच्चे हैं और आपका पेपर बहुत टफ आ गया। ठीक है, थर्ड पेपर आपके शिफ्ट के बच्चे हैं और आपका पेपर बहुत टफ आ गया और आपने 68 मार्क्स आपने स्कोर कर दिए। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब होगी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और देखते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद दोस्तों क्या देखा जाएगा, भाई आपने इतने मार्क्स स्कोर कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि बोला जा रहा है, ऊपर देखिए क्या है 0.1%। 0.1% का मतलब क्या है कि भाई जो जो आपके जो सारी शिफ्ट के जो बच्चे थे उनमें से जो टॉप के बच्चे हैं, टॉप के जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब आप बताइए ज्यादा होगा या कम होगा। ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा, क्योंकि भाई देखिए आपकी जो सारी शिफ्ट के जो टॉप के बच्चे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं, या चलिए मान लेते हैं टॉप 100 के बच्चे हैं, उनके मार्क्स क्या होंगे, ज्यादा ही तो होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई वो ये वाला जो पार्ट है ये मान लेते हैं 75 है। ठीक है, 75 इसको मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसको y माना है तो y बराबर मैं मान लेता हूं 75। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए x, x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है भाई, जो सारी शिफ्ट है, सारी शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज, इसमें वो भी आएंगे जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे। ठीक है, तो भाई अगर इनका एवरेज निकाला जाएगा तो वो तो कम आएगा, तो भाई उसका एवरेज मैं मान लेता हूं भाई, चलो मान लेते हैं 70 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों माने हम इसको 70, क्योंकि हमने माना है कि आपका जो शिफ्ट है उसका पेपर भैया बहुत टफ है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से 68 ले आए, लेकिन जो सारी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज निकला तो भाई वो निकला 70। ठीक है, इसमें बहुत कम मार्क्स वाले भी होंगे, इसमें ज्यादा वाले भी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि जो टॉप वाले बच्चे हैं उनका तो ज्यादा ही आएगा। ठीक, ऐसे ही फिर आपका आएगा भाई आपके शिफ्ट का। अब आपके शिफ्ट के जो मतलब जो टॉप के बच्चे हैं, आपके शिफ्ट में टॉप के बच्चे होंगे, उनके मार्क्स, अब मान लेते हैं कि जो आपके जो शिफ्ट में टॉप के बच्चे हैं, जैसे आपने तो भाई 68 स्कोर किया, भाई जो टॉप वाले बच्चे हैं उनका एवरेज आया 72। ठीक हो गया, मान लेते हैं कि उनका 72 आया। ठीक है, और फिर आपकी जो शिफ्ट के एवरेज बच्चों का स्कोर है, क्योंकि आपके शिफ्ट का पेपर बहुत टफ है, आपके जो शिफ्ट के एवरेज बच्चों का स्कोर है, मान लेते हैं कितना आया, 62 आया। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि भाई देखिए आपका पेपर है टफ। ठीक है, आपका पेपर टफ आया, आपने 68 स्कोर किया, आपको मानते हैं कि आप एवरेज बच्चे से थोड़ा सा ऊपर हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप एवरेज बच्चे से थोड़ा सा ऊपर हैं, आपने 68 स्कोर किया, ठीक है, तो भाई आपकी जो शिफ्ट के जो टॉप बच्चे होंगे वो तो आपसे ज्यादा ही स्कोर करेंगे ना, तो अगर वो ज्यादा स्कोर करेंगे तो उनका एवरेज भी ज्यादा आएगा, और आपके शिफ्ट के सारे बच्चों का अगर हम एवरेज करेंगे तो आपसे कम आएगा, क्योंकि आप एवरेज बच्चे से ज्यादा हैं, है ना। तो भाई ये सीधी सीधी सी प्रोसेस हो गई। ठीक है, और भाई एक्स का मतलब ये है कि भाई सारी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज, अब सारी शिफ्ट के बच्चों का जो एवरेज होगा दोस्तों वो ज्यादा होगा आपसे, क्योंकि भाई आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके शिफ्ट का पेपर है वो टफ आया है, तो भाई बाकी जो शिफ्ट के बच्चे उनके लिए तो ईजी है, तो भाई उन्होंने क्या किया होगा, ज्यादा स्कोर किया होगा, तो उनका जो मीन स्कोर है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। ठीक है, तो भाई जो फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली आप देख लेंगे कि भाई जो आपके मार्क्स आएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या आएंगे। देखिए आपके जो सबसे टॉप के बच्चे हैं, यानी कि पूरे शिफ्ट के टॉप के बच्चे हैं, उनका स्कोर है, मीन स्कोर है 75। ठीक है, माइनस, अब देखा कि भाई जो सारे शिफ्ट के बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 70। ठीक हो गया, बट्टे अब आपकी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना आया, तो वो आया 72। ठीक है, और आपका जो इसके बाद दोस्तों जो आपके शिफ्ट के जो टॉप के जो 0.1% है उनका स्कोर आया आपका 72। ठीक है, और आपके शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका स्कोर आया 62, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हार्ड है। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, इनटू आपने जो एक्चुअल मार्क्स प्राप्त किए दोस्तों वो कितने प्राप्त किए थे, 68, है ना। आपने जो प्राप्त किए मार्क्स वो दोस्तों कितने प्राप्त किए हैं, 68। ठीक, ठीक है, और माइनस आपकी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है, 62। ठीक है,
और प्लस जो सारी शिफ्ट के बच्चे हैं उनका एवरेज हमने कितना माना है, 70 माना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं 75 माइनस 70 यानी कितना हो गया भाई 5 बट्टे ये हो जाएगा कितना 10, और 68 में से अगर आप 62 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 प्लस 70। तो 5 दूनी होता है 10, 2 3 होता है 6, यानी कि आपके दोस्तों मार्क्स आ जाएंगे 73। ठीक हो गया। तो यानी कि आपके जो मार्क्स थे एक्चुअल में थे 68, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके बन जाएंगे 73। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आपका पेपर टफ आया है और लगता है कि भाई बच्चों के मार्क्स अगर कम आ रहे हैं आपके शिफ्ट के, तो भाई जो आप टोटल बच्चों के मार्क्स के एवरेज का तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई जो टोटल बच्चों के मार्क्स का एवरेज है वो अगर आपके मार्क्स से ज़्यादा है तो आपके मार्क्स बढ़ने श्योर हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत ऊपर से एक सिंपल से एग्जांपल से बताया कि आपने देखा होगा कि भाई किस तरह से एवरेज बच्चों का जो स्कोर है वो ज़्यादा था, तो हमने क्या किया, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। हमने क्या किया, सबका एवरेज सेम बनाने की कोशिश की। तो यही दोस्तों प्रोसेस है कि आपने क्या किया, जो 70 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 70 का मतलब है जो सारी शिफ्ट के बच्चे हैं उनका एवरेज। ठीक है। अब आपका जो मार्क्स है वो है 68, तो कोशिश ये रहेगी कि आपके मार्क्स 68 से 70 तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, मिनिमम 70 तो पहुंचेंगे। अब ये जो सारा जोड़ तोड़ है ये है कि एक्चुअली कितना होने चाहिए। ठीक है, 68 से 70 अगर पहुंचा रहे हैं तो कितना होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि 70 एवरेज निकल कर आ रहा है तो आपके मार्क्स कितने आने चाहिए। हो सकता है कि माइनस भी हो जाए, माइनस इसलिए हो जाएंगे क्योंकि भैया हो सकता है कि आपका जो स्कोर है, मतलब आपकी जो शिफ्ट के जो बच्चों का स्कोर है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो उसके अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से भी दोस्तों क्या हो सकता है, ये चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है। तो आई होप कि आपको इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला इसका सिंपल सा है, मैं आपको फिर से इसका बता देता हूँ कि भाई आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपकी जो ऑल शिफ्ट हैं उसके 0.1% बच्चों का मीन स्कोर, ठीक है, माइनस जितने भी बच्चे शिफ्ट में अपेयर हुए ऑल जितने भी हैं उनका मीन स्कोर बट्टे आपकी शिफ्ट के बच्चों के जो टॉप 0.1% बच्चे हैं उनका मीन स्कोर माइनस आपकी शिफ्ट के बच्चों का मीन स्कोर, ठीक है, इनटू आपका एक्चुअल स्कोर माइनस आपके बच्चों का, आपके शिफ्ट के बच्चों का मीन स्कोर प्लस ऑल टोटल बच्चों का मीन स्कोर। ठीक है, ये दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसका आयोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वीडियो वीपीडीओ की कट ऑफ के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे वीडियो वीपीडीओ की कट ऑफ के बारे में। पहले एक बार थोड़ा सा हम विज्ञप्ति को ध्यान से देख लेते हैं जो कि रिलीज की गई थी आयोग के द्वारा 6 नवंबर 2020 को, जिस समय पर 854 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, बाद में दोस्तों इसमें 36 और पद ऐड करके टोटल पद हो गए हैं 890। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखिए दोस्तों जो कि वीडियो वीपीडीओ वाली पोस्ट नहीं है, जो उसके अलावा अलग अलग पोस्टें हैं। सहायक समाज कल्याण अधिकारी इसके 35 पद, छात्रावास अधीक्षक के 3 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद, सहायक चकबंदी अधिकारी 4 पद, 1 पद, 9 पद, इस तरह के कई सारे जो पद हैं। तो कुल मिला के 181 ये दोस्तों पोस्ट आती हैं। पहले इनके थोड़ा सा आप लेवल को ध्यान से देखिए। आप अगर इनके लेवल को देखेंगे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा अंदाजा आ जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे। ठीक है, आगे देखते हैं छात्रावास अधीक्षक, इसका भी लेवल है 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे। सहायक समीक्षा अधिकारी कुल 1 पद है, इसका भी लेवल 6 है यानी कि 4200 ग्रेड पे। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी ये भी दोस्तों आपका लेवल 6 पे आता है, 4200 ग्रेड पे पर ये नौकरी दिखती है। ठीक है, सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि लेवल ये है दोस्तों, ये भी लेवल 6 पर है और ये भी आपका 4200 ग्रेड पे के अराउंड है। सवीक्षक जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दोस्तों लेवल 5 पर आता है। सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ये दोस्तों आपका कम पे आ जाता है, लेवल 2 पर, यानी कि 1900 ग्रेड पर ये आता है। ठीक है,
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यहाँ पर दोस्तों इन्हीं की बात हो रही है। हम वीडियो वीपीडीओ की बात करें 295 इसका, लेकिन दोस्तों क्या है, लेवल है 4। ठीक है, साथ में इसमें चाहिए ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। ठीक है, लेवल है 4 और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी चाहिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की अगर हम बात करें। ठीक है, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, तो इसमें ट्रिपल सी का सब भी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दोस्तों ये आपको ठीक हो गया। और फिर इसके बाद देखिए सुपरवाइज़र, ये दोस्तों आपके महिला सशक्तिकरण विभाग में होता है, इसका भी लेवल है 5। ठीक है, और कुछ पद आपके जैसे मैट्रन केयर और सह हॉस्पिटल इंचार्ज के हैं, इनका भी लेवल 4 है, तो ये भी 2400 ग्रेड पे ही आएंगे, यानी कि वीडियो वीपीडीओ के समकक्ष होंगे। सहायक स्वागती, इनका भी आप देखें तो लेवल 2 है, तो ये काफ़ी कम है, यानी कि 1900 ग्रेड पे के आसपास है। सहायक प्रबंधक उद्योग का भी लेवल 6 है, और ग्राम विकास अधिकारी का भी कुल आपके 381 पद हैं, लेकिन इसमें ट्रिपल सी नहीं चाहिए। तो ट्रिपल सी नहीं चाहिए तो इसमें आप इसका जो लेवल है वो 4 निकल कर आता है। ठीक है, और ये इसमें भी जो पदों की संख्या है वो कुल मिला के कितनी है, इसमें है 381। अब थोड़ा सा दोस्तों हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक हमने देखी भाई जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 890। ठीक है, 890 आपकी पोस्ट हैं, पहले 854 थी, 36 पोस्ट और बड़ी इस पे। ठीक है, इसमें अगर दोस्तों हम बात करें जो अन्य पोस्टें हैं वो 181 है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों इसमें लेवल 5 वाली पोस्टों की। लेवल 5 वाली जो पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं अराउंड 74। ठीक है, और जो लेवल 6 की पोस्टें हैं दोस्तों वो है अराउंड 77। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये कुल मिला के 151 पोस्टें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ये 151 पोस्टें हैं ये आपकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, इसके अलावा सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग में निकलती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और पोस्टें हैं जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये जो दोस्तों पोस्टें हैं इन पोस्ट के लिए तो ऑफकोर्स जो मेरिट है दोस्तों वो रहेगी हाई। ठीक है, इसके लिए मैं मानता हूं दोस्तों जो मेरिट है वो अराउंड, अगर आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा तो जो टॉप के 151 कैंडिडेट्स हैं इनको ये पोस्ट मिल जाएगी, और इनके लिए मेरा जो दोस्तों मेरिट का अनुमान है ये है 69+। अगर आपके 69+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इन पोस्टों में जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो वीपीडीओ की कट ऑफ को आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि जो लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टें, देखिए आपका वीडियो वीपीडीओ में होगा। आप इसके अलावा अगर आपका इन पोस्टों में चयन होगा तो ऑफकोर्स आप यही पोस्ट चयन करेंगे क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है, लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे हम बात करेंगे लेवल 2 और लेवल जो 4 की जो समकक्ष पोस्ट हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 4 की जो समकक्ष पोस्ट हैं उनसे बेटर है कि आप वीडियो वीपीडीओ अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ जाएँ, तो वो तो आप मान के चलिए कि जो लास्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए वो मिल जाएगी उनको। ठीक है, तो अगर आपके 69+ हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा कि आप लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टों में आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो लेवल 4 की पोस्ट हैं, लेवल 4 की जो पोस्ट हैं इनमें से कुछ, सॉरी लेवल जो 5 की पोस्ट हैं इनमें जो 34 पोस्ट हैं दोस्तों महिला वाली है। तो जो सारी महिलाएं हैं इनको यहाँ पर एडवांटेज है। ठीक है, खासकर हम बात करें जो कि क्योंकि ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है महिला शक्तिकरण में वो उन्हीं के लिए है, तो वो लेवल 5 है। ठीक है, तो जो हायर लेवल पे जो महिलाएं होंगी तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आएगी कि जो हायर लेवल पे अगर महिलाएं तो उनकी कट ऑफ जाने की चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम इसलिए हो सकती है क्योंकि ये जो पोस्ट हैं स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनको दोस्तों क्या होता है, हो सकता है कट ऑफ में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो की पोस्ट की। जो वीडियो की पोस्ट हैं दोस्तों वो हैं 416। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको 36 पोस्टें और बड़ी, और वीपीडीओ की जो पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं 292। ठीक हो गया, यानी कि कुल मिला के बनती है 708 पोस्टें। अब दोस्तों ये जो 708 पोस्टें हैं यहाँ पर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या है। ठीक, अब देखिए दोस्तों होने क्या वाला है, देखिए वीडियो वीपीडीओ से पहले कुछ एग्जाम के रिजल्ट भी पेंडिंग है। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो दोस्तों वो है LT एग्जाम। ठीक है, LT सहायक अध्यापक। ठीक है, इस जो सहायक अध्यापक का जो एग्जाम है दोस्तों इसका लेवल है 7, यानी कि 4600 ग्रेड पे। तो यहाँ पर LT के जो छात्र हैं वो डेफिनेटली
अगर उन्होंने यहाँ स्कोर अच्छा किया है तो वो यहाँ भी स्कोर अच्छा कर रहे होंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करे, क्योंकि एलटी का सिलेबस इसका सिलेबस अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो एलटी के कई सारे जो छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर भी एग्जाम दिया होगा वीडियो वीपीडियो का, तो वो एलटी में सिलेक्शन के बाद इसको डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, 22 दिसंबर को संभावना है कि एलटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को संभावना है कि एलटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर देखें तो 22 दिसंबर को अगर एलटी का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो वीडियो वीपीडियो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उससे दोस्तों क्या होता है कि भाई जो कट ऑफ के चांसेस है वो और भी नीचे गिरते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ऑफकोर्स ये होगा कि भाई एलटी के छात्र यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, उस समय पर कम नहीं होगी, लेकिन आपका जो सेकंड लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ तो आपकी क्योंकि ज़्यादा आएगी, क्योंकि होगा क्या कि ये जो बंदे यहाँ होंगे, अब इन्होंने एग्जाम तो दे दिया है, तो भाई आयोग को क्या पता कि भाई आयोग को कोई सपना तो आ नहीं रहा कि लोग एलटी में भी निकल लें, यहाँ भी निकल लें, तो वो तो इनको भी इंक्लूड करेगा एग्जाम में। हाँ, ये होगा कि ये जब वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाएंगे, अभिलेख सत्यापन में नहीं जाएंगे, तो होगा क्या कि जो आयोग है वो इनके बदले की सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगा और सेकंड वाली में बहुत नीचे कट ऑफ चले जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एलटी का रिजल्ट पेंडिंग है, हो सकता है कि लेक्चरर का रिजल्ट भी आ जाए। ठीक हो गया, तो भाई जो लेक्चरर है वो तो लेवल 8 है। ठीक है, यानी कि 4800 ग्रेड पे, वो तो इससे भी ऊपर है। तो भाई जो लेक्चरर अगर निकलेगा तो भैया कहाँ यहाँ इधर जाएगा नीचे, तो भाई लेक्चरर की पोस्ट को निकालने के बाद फिर बंदे यहाँ पर से भी बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो एलटी में निकलेगा वो लेक्चरर और एलटी वाले मोस्टली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपस में सेम रहेंगे, तो लेक्चरर की जो पोस्ट है वो 571 के अराउंड है, तो उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है कि वो वीडियो वीपीडियो के रिजल्ट पर इफेक्ट डाले। ठीक है, इसके अलावा एक और रिजल्ट है, वो है वन दरोगा का। ठीक है, वन दरोगा का। ठीक है, तो वन दरोगा का जो रिजल्ट है दोस्तों ये भी मैटर करता है, क्योंकि ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। आपको मैं सिर्फ लेवल से समझा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सारे कैंडिडेट्स, ये मत समझिएगा कि सारे कैंडिडेट्स सारे फॉर्म नहीं भरते हैं। देखिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप सारे फॉर्म भरते हैं, आप लेक्चरर का भी भरते हैं, आप कनिष्ठ सहायक का भी भरते हैं, इसके अलावा आप जो पोस्ट आपको मिल जाए, और वो भरनी भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस समय पर जो लेक्चर अभी जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्होंने लेक्चरर, क्योंकि वो एलिजिबल हैं तो लेक्चरर भी भरेंगे, एलटी भी भरेंगे, और अगर वीडियो वीपीडियो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आएगी तो उसको भी भरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी हर कोई चाहता है, फिर उसके बाद वो आसानी से अप्लाई कर लेगा हायर में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर लेक्चरर में निकलेंगे, वन दरोगा में निकलेंगे और इसके अलावा एलटी में निकलेंगे, ये आपको बहुत ईजिली, मतलब बहुत ईजिली ये पोस्ट को छोड़ देंगे, मतलब वीडियो वीपीडियो की पोस्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो वीपीडियो का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आयोग खुद ही कहता है 6 से 7 महीने तो खुद ही वो लिख के देता है, तो हो सकता है कि अभी जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में निकाले, लेकिन 3 महीने अभी समय है, लेकिन जल्दी में एलटी का रिजल्ट, लेक्चरर का रिजल्ट और इसके अलावा वन दरोगा का रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। ठीक हो गया, तो ये जो रिजल्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे वीडियो वीपीडियो की कट ऑफ में, लेकिन कौन से वाली कट ऑफ में, सेकंड लिस्ट की जो सेकंड वाली आएगी उस पर ये दोस्तों इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर हम बात करें वीडियो वीपीडियो की, तो देखिए जो वीडियो है, वीडियो में 416 पोस्ट मैंने आपको बताई, जैसे 416 पोस्ट इसमें हैं, और वीपीडियो में जो पोस्ट हैं दोस्तों वो हैं 292। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 292 की जो कट ऑफ है ये कम जा सकती है। ठीक है, वो कम इसलिए जा सकती है क्योंकि यहाँ पर चाहिए ट्रिपल सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो ट्रिपल सी है यानी कि एक फिल्ट्रेशन और लग गया, अगर ज़्यादा फिल्ट्रेशन लग जाएगा तो कैंडिडेट भी अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो अपने आप ही कम हो जाते हैं, तो कट ऑफ अपने आप ही क्या हो जाती है, कम जाने की संभावना रह जाती है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर पोस्ट भी बहुत कम है, यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है, तो पोस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स क्या होता है भाई, पोस्ट अपने आप ही कट ऑफ कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए कि जो वीडियो वीपीडियो है इनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 292 पोस्ट है, यहाँ पर 416 पोस्टें हैं, तो सीधी बात है कि भाई जहां पर ज्यादा पोस्टें होंगी वहां पर कट ऑफ कम होगी, लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, तो फिल्ट्रेशन से अकॉर्डिंग ट्रिपल सी का फिल्ट्रेशन है, तो इस कारण से यहाँ पर भी कट ऑफ अपने आप ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो दोनों की जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि वो बराबर रहने की संभावना है। ठीक है, तो अब जहां तक मेरे को दोस्तों अंदाजा है कि भाई अब अगर मैं आपके लिए
एवरेज जो मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की बात करूं तो देखिए जो सबसे पहले जो आपके जनरल बंदे आएंगे यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी आएगी उसकी दोस्तों मुझे लगता है कि कट ऑफ 64, उसकी मुझे लगता है दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो 64 से 66 तक जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं मेल की। ठीक है, हो सकता है कि ये इससे भी कम चले जाए। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों मैं फीमेल की बात करूंगा तो जो फीमेल की कट ऑफ है वो 61 से 63 के बीच में जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है दोस्तों वो मेरे अकॉर्डिंग उनको काफ़ी फायदा मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो अराउंड ये जो फीमेल है इसके अराउंड रहनी चाहिए मेल की 61 से 63। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल की बात करें तो वो मुझे लगता है कि 60 से 61 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी की अगर हम दोस्तों बात करें तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो अराउंड ईडब्ल्यूएस से ही मैच कर जाता है कभी कभार। तो मेरे हिसाब से उसकी भी जो मेल की कट ऑफ है वो 61 से 63 के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, फीमेल में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो मुझे लगता है कि भाई 60 से लेके 61 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो एससी कैंडिडेट को फायदा मिलता है। तो एससी कैंडिडेट का आप मान के चलिए कि इसमें अगर आप 2 मार्क्स और कम कर दें तो मुझे लगता है ये 2 से 3 मार्क्स अगर आप कम करें तो 58 अराउंड मुझे लगता है कि जानी चाहिए। तो 58 से थोड़ा सा अगर आप ऊपर काउंट करें तो 60 तक में इसकी जानी चाहिए। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो आप उसको और भी कम कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि भाई 58 से 57 से लेकर 58 तक या 59 तक उसकी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये दोस्तों ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यही आ जाएगी, लेकिन चांस पूरे हैं कि इतनी आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में और भी कम दोस्तों जाने के चांसेस रहते हैं। भाई 58 से 60 है तो इसके और भी कम जाने के चांसेस रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि इसके जो मार्क्स हैं दोस्तों ये आप मान के चलिए कि भाई 56 या 55 तक इसके जा सकती है कट ऑफ, और 55 से मुझे लगता है कि भाई 58 या 59 तक जा सकती है। 58 तक मुझे लगता है कि जानी चाहिए। और ऐसे ही जो फीमेल है, फीमेल की भी आप ये मान के चलिए कि 54 से लेके 57 या 58 तक जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप की भी काफ़ी कम जाने की संभावना रहती है। फिजिकली हैंडीकैप ने भी ये पेपर दिया है, इसमें काफ़ी संख्या में भी छात्र आए हैं फिजिकली हैंडीकैप में भी, तो उसमें भी दोस्तों लगता है कि काफ़ी कम जाएगी। और मुझे लगता है कि वो जो मेरिट है वो जा सकती है 50 से 51 के अराउंड। ठीक है, 51 से 51। और ऐसे ही फीमेल में भी आपको मान के चलिए कि भाई ये अगर आप ये आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा कैंडिडेट की में से थोड़ा बढ़ जाए 54, तो ऐसे ही इसकी भी आप मान के चलिए कि भाई 51 से 54 या फिर इसकी और कम कर दीजिए, मेरे हिसाब से 49 से लेके 51 या 53 तक ये जा सकती है। ठीक है, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, आप इसमें 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे कम कर सकते हैं। देखिए जनरल की जो कट ऑफ है ये मैं आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये है फर्स्ट के लिए। आप निराश मत होइए, अगर आपके 64 या 66 के बीच में मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो आप निराश मत होइए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जो पहली बार में पेपर आएगा उसमें जो आपका जो पहली बार में जो आयोग लिस्ट निकालेगा ये उसकी कट ऑफ हो सकती है। हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए, लेकिन जो सेकंड वाली जो लिस्ट आएगी उसमें डेफिनेटली ये जो 64 का आंकड़ा है ये 60 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं, आपके अगर 60 मार्क्स हैं या आपके 60 मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा हैं या थोड़ा कम भी है, 59 भी हैं, तो भी आप दोस्तों उम्मीद रख सकते हैं सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कई बच्चे क्या होंगे, इनके यहाँ पर नाम आएंगे, कोई एलटी वाला होगा, कोई लेक्चरर वाला होगा, कोई बंदरोगा वाला होगा, तो होगा क्या कि वो लोग यहाँ से मेरे हिसाब से स्किप कर जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए वीडियो वीपीडीओ की, इसके अराउंड ही होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे अगर वीडियो वीपीडीओ की बात करें तो एक में CCC है लेकिन एक में पोस्ट ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से जो दोनों की जो कट ऑफ बनेगी वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगी। क्योंकि एक में पोस्ट है 416 तो एक में कम है, लेकिन एक में फिल्ट्रेशन है तो वहाँ पर ऑफकोर्स जो कट ऑफ है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है तो यहाँ पर भी कट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आकलन।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताना, इस पर मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।